बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने विंड वाला टॉपिक करना है। जिस तरह से हमने रिवर से बनने वाली लैंड फॉर्म्स को कवर किया था, इसी तरह से आज हमने विंड से बनने वाली लैंड फॉर्म्स को कवर करना है। इस चैप्टर में भी, पोर्शन में भी आपने जो है वो विंड को एज अ डेनुडेशन एजेंट पढ़ना है। विंड का वर्क पढ़ना है कि किस तरह से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इरोजन वर्क ऑफ द विंड, ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ द विंड एंड द डेपोजिशन वर्क ऑफ द विंड एंड देन लैंड फॉर्म्स में आपने इरोजनल लैंड फॉर्म्स भी पढ़नी है और डेपोजिशन लैंड फॉर्म्स भी पढ़नी है। अब जिस तरह से रिवर और ग्लेशियर, ये दोनों अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हवा भी अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ती फोड़ती और उड़ा कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। विंड के जो वर्क में और ग्लेशियर और रिवर के वर्क में ये फ़र्क है कि रिवर और ग्लेशियर का जो काम है, इरोजन वर्क जो है या डेपोजिशन वर्क जो है, वो महदूद है एक ख़ास वैली में, एक पाथ में। क्योंकि रिवर का और ग्लेशियर का एक पाथ होता है या वैली होती है जहाँ यानी उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। जबकि हवा जो है वो बहुत वास्ट एरिया पर चलती है और इसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। इसलिए ये बड़े लेवल पर चीज़ों को जो है वो तोड़ती फोड़ती और तबाह करती है। अब अगर हम एरिया वाइज देखें तो हवा का जो इरोजनल वर्क है वो डेजर्ट्स, सेमी डेजर्ट्स, एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है या इफ़ेक्टिव है। तो हवा का ये जितने का जितना काम है, इरोजनल वर्क जो है, या इसको दो बड़े जो है वो समझें कि अवामल में जो है वो तकसीम किया गया है। नंबर 1 है केमिकल प्रोसेस ऑफ द विंड और नंबर 2 है मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द विंड। अब ये जो केमिकल प्रोसेस ऑफ द विंड है, ये ज़्यादातर खुश्क और जो सहराई इलाके, जो डेजर्ट एरियाज़ में हैं, उसमें इतना अहम नहीं है। लेकिन जहाँ पर नमी पाई जाती है हवा में और साथ ही दर्जा हरारत जो है वो भी ज़्यादा होता है, तो हवा का ये अमल जो है, तहरीबी अमल, बहुत तेज़ है। अब नमी का इसमें क्या करैक्टर है कि हवा में मौजूद जो नमी होती है वो हवा में ही मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो अमल करती है। और CO2 इज़ अ फार्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। तो H2O प्लस CO2 जब आपस में मिलते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3। अब ये एक तेज़ाबी हासियत जो है वो पैदा हो जाती है हवा में इस तरह से। और ऐसी तेज़ाबी हवा जब चट्टानों से टकराती है तो इनमें पाए जाने वाले जो कार्बोनेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनको तब्दील कर देती है, जिससे वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, यानी वो टूट फूट का जो है वो शिकार हो जाती हैं। अब कीमियाई अमल की जो उम्दा मिसाल है वो आप उन कदीम इमारतों से ले सकते हैं या जो अजायबात हैं उनसे ले सकते हैं जो कि साहिल समंदर के करीब हैं। जो साहिल समंदर के करीब, आप कराची की मिसाल पाकिस्तान में ले सकते हैं कि साहिल समंदर के करीब जो इलाके होते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इमारतें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। अब उनके ख़राब होने की यही वजह है कि वहाँ पर उन इलाकों में हवा में जो है वो नमी की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से जो है हवा मरतूब होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है और वो फिर इमारतों को ख़राब करती है। इसके बरक्स आप बहावलपुर और मुल्तान, जहाँ की आबो हवा खुश्क और गर्म है, वहाँ पर इमारतें अरसा दराज से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो खुश्क वहाँ पर आबो हवा है, जिसकी वजह से वहाँ पर हवा का जो केमिकल वर्क है वो भी कम है। अब दूसरा आ जाता है मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द विंड। अब मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द विंड से मुराद ये होता है कि हवा में जो मौजूद ज़रात हैं, रेत है, कंकर है, मिट्टी है, दीज बिकम्स द टूल्स ऑफ द विंड। हवा इन टूल्स की वजह से अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ती फोड़ती, खुरचती, रगड़ती और उनको ख़राब करने का बायस बनती है। दिस इज़ कॉल्ड द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द विंड। अब ये जो मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द विंड है, इसको मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है।
नंबर 1 डिफ्लेशन, नंबर 2 अब्रेजन और नंबर 3 एट्रीशन। ठीक है, अभी इनको डिस्कस हम 1 बाय 1 करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन में अब क्या होता है, डिफ्लेशन वाले प्रोसेस में जी, अब डिफ्लेशन वाले प्रोसेस में क्या होता है कि हवा जब चलती है तो हवा की में कुदरती तौर पर ये सलाहियत होती है उसकी शिद्दत में कि वो ज़रात को, ख़ास तौर पर जो खाकी ज़रात डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है। ठीक है, यानी जो ज़मीन के ऊपर लाखों टन अनकंसोलिडेटेड मवाद मौजूद है गैर मुस्तहकम किस्म का, उसको वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर ले जा सकती है। हवा के इस तरह से मवाद के एक जगह से दूसरी जगह उड़ा देने के प्रोसेस को हम डिफ्लेशन कहते हैं। यूएसए में 850 मिलियन टन नफीस मवाद जो है वो सालाना के हिसाब से जो है मगरबी यूएसए में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। अब डिफ्लेशन के नतीजे में क्या होता है कि जब किसी इलाके से बड़ी मिक़दार में ज़रात उड़ा कर ले जाएं तो उसकी सतह के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर बड़े बड़े घड़े बन जाते हैं, डिप्रेशन बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड दी सरफेस डिप्रेशन। इस तरह के बहुत से डिप्रेशन जो हैं वो डेजर्ट्स एरियाज़ में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि डेजर्ट्स एरिया में सैंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हवा, और वहाँ पर कोई नबातात भी नहीं होते, इमारतें भी नहीं होती, तो हवा के रास्ते में कोई रुकावट भी हायल नहीं होती, तो हवा जो है वो टन्नों रेत उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाती है, जिसके नतीजे में जो है वो बड़े बड़े सुराख या घड़े बन जाते हैं, विच आर कॉल्ड दी सरफेस डिप्रेशन। अब्रेजन को कहते हैं रगड़ने का अमल। अब्रेजन में अब क्या होता है कि हवा ने डिफ्लेशन की वजह से जो अपने साथ रेत, कंकर, पत्थर, मिट्टी उठाए हुए हैं, उनकी मदद से वो अपने रास्ते में आने वाली दूसरी चट्टानों की सतह को रगड़ रगड़ कर गैर हमवार कर देती हैं। इस प्रोसेस को हम अब्रेजन कहते हैं। इससे जो है हवा बहुत सी चट्टानों को रगड़ती है और बहुत सी सख्त चट्टानों में कटाव का भी जो है वो शिकार हो जाती है। यानी रगड़ रगड़ कर कई दफ़ा जो बहुत सख्त चट्टानें होती हैं वो टूटती फूटती नहीं है हवा के संबल से, लेकिन रगड़ रगड़ कर मुलायम हो जाती हैं, उनकी सतह जो है वो चमकने लगती है। इसको इस्लाम में जो है वो डेजर्ट वार्निश भी कहते हैं। अब नंबर 3 पे जो आ जाता है हवा का काम, वो है एट्रीशन। एट्रीशन में ये होता है, इसको कहते हैं घसाने का अमल, कि हवा ने डिफ्लेशन और अब्रेजन की वजह से जो मवाद अपने में उठा लिया है, जिसमें कंकर, रेत, पत्थर ये सारे आ जाते हैं, अब एट्रीशन में हवा में मौजूद ये सारे ज़रा जो हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में रगड़ खा कर मुलायम हो जाते हैं, छोटे साइज़ के हो जाते हैं, इनके जो हैं वो गोल या दानेदार शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिनको हम मिलेट सीड कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड दी एट्रीशन। अब ये तीनों प्रोसेस में क्या फ़र्क है कि डिफ्लेशन में हवा जो है वो अपनी कुदरती उड़ाने की सलाहियत की वजह से टनों मवाद को एक जगह से दूसरी जगह लेकर उड़ जाती है, दिस इज़ कॉल्ड द डिफ्लेशन। अब्रेजन में क्या होता है कि हवा जो है अपने में मौजूद मुख्तलिफ ज़रात या मवाद, जिसको हम टूल्स ऑफ द विंड भी कहते हैं, उनकी मदद से अपने रास्ते में आने वाली सख्त चट्टानों को खुरचती है और उनकी सतह को खुरच खुरच कर मुलायमदार या चमकदार बना देती है। एट्रीशन में ये होता है कि हवा में मौजूद मवाद एक दूसरे के साथ रगड़ खार कर मुलायम हो जाता है और इसकी शक्ल दानेदार हो जाती है, जिसको हम मिलेट सीड कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है विंड्स ट्रांसपोर्टेशनल वर्क। विंड ट्रांसपोर्टेशनल वर्क में ये हम करेंगे, इसको अमले इंतकाल या बार बर्दारी भी कहते हैं। इसमें हवा ने जो मवाद उठाया होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। अब इसके हवा का जो इंतकाल का अमल है वो 3 तरह से अंजाम पाता है। नंबर 1 में क्या होता है कि सबसे पहले जो नफीस और बारीक ज़रात होते हैं वो हवा में मुअल्लक होकर चलते रहते हैं, इनको सस्पेंशन कहते हैं।
ऐसे बारीक ज़रात जो हैं वो कुरा हवाई तक भी बाज़ दफ़ा जो है वो पहुंच जाते हैं। इसकी मिसाल हम 1883 में देते हैं कि जब इंडोनेशिया का आतिशफ़शां पहाड़ कराकटू फटा था तो नफीस ज़रात कुरा हवाई के बलाई हिस्सों में भी जा पहुँचे थे और कई साल तक ज़मीन के इर्द गिर्द हवा में मुल्लक होते हुए नज़र आए। नंबर 2, ऐसा मवाद जो मोटी रेत के ज़रात वगैरह के साइज़ जितना हो, वो ज़मीन के साथ साथ या तेज़ हवा की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीमीटर की बुलंदी तक उछलता कूदता चलता है। यानी हवा में मौजूद जो बड़े ज़रात होते हैं वो सिर्फ़ 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच की बुलंदी तक ही उड़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उड़ सकते। बाज़ तूफ़ानी सूरतों में उन्होंने बताया हुआ है कि मवाद जो है वो 2 मीटर यानी 6 फुट की बुलंदी तक भी पहुंच जाता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच और तूफ़ानी सूरत में 6 फुट 6.5 फुट तक पहुंच जाता है। इस अमल को सॉल्टेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है। और नंबर 3 जो है उसमें क्या होता है कि जो कंकर छोटे और दरमियाने साइज़ के भट्टे और पत्थर वगैरह होते हैं, हवा उनको खींचते और घसीटते हुए जो है वो चलती है और ऐसा मवाद जो है वो हवा के रुख में लुढ़कता हुआ चलता जाता है, इसे सरफेस क्रीप कहते हैं। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ द रिवर है वो 3 है, सस्पेंशन, सॉल्टेशन और सरफेस क्रीप। सस्पेंशन का मतलब है कि जो बारीक ज़रात होते हैं, नफीस मटेरियल होता है, वो जो है वो हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह या मोलक होता रहता है हवा के साथ। ठीक है। सॉल्टेशन में क्या होता है कि जो थोड़े मोटे ज़रात होते हैं रेत जैसे, वो ज़मीन के साथ साथ या तेज़ हवा की सूरत में चंद सेंटीमीटर तक ऊपर जो है वो चले जाते हैं और जो बड़े पत्थर कंकर बट्टे होते हैं वो क्रीप करते रहते हैं, यानी हवा उनको अपनी रफ्तार और अपने रुख में खींच कर और घसीट कर लेकर जो है वो चलती है। इसके बाद आ जाता है डेपोजिशन वर्क ऑफ द रिवर ऑफ अ विंड। डेपोजिशन वर्क ऑफ द विंड का मतलब है कि अब जो मवाद हवा ने अपने साथ उठाया हुआ है वो उसको कहीं ना कहीं ढेर कर देती है। इस तरह से हवा के इस अमल को हम जो है वो अमले तमीर या डेपोजिशन वर्क ऑफ दी विंड जो है वो कहते हैं। अब ये उस वक़्त अमूमन होता है जब हवा की रफ़्तार कम हो जाए, तो हवा मटीरियल को अब नहीं उठा पाती। जिस तरह से दरिया में जब पानी की मिक़दार कम हो जाती है तो वो ज़्यादा मटीरियल को अपने साथ खींच कर नहीं ले जा सकता। इसी तरह से हवा की भी जब स्पीड कम हो जाती है तो वो भारी मटीरियल को नहीं उठा सकती, तो वो कहीं ना कहीं उसको ढेर लगाती है। एक सूरत। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हवा के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए। जब हवा के रास्ते में कोई रुकावट आती है, हवा उससे टकराती है, उसकी स्पीड कम होती है और वो वहाँ ढेर लगा देती है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हो कि अगर आपके सहन में कोई चारपाई बिछी हो या कोई कुर्सी पड़ी हुई हो या टेबल पड़ा हो और रात को शदीद आंधी तूफ़ान आया हो, तो सुबह के वक्त तक अगर आप उस कुर्सी को या आप उस टेबल को या चारपाई को उठाते हो तो उसके पायों की शेप में आपको नीचे ढेर नज़र आता है। बाकायदा चारपाई है तो चारपाई के पाए छपे होते हैं ज़मीन के ऊपर इस तरह से कि उनके इर्द गिर्द मट्टी मट्टी होती है और यानी महसूस होता है कि ये 4 शक्ल के पाए बने हुए हैं। इसी तरह से टेबल की भी शक्ल छपी हुई होती है। इसी तरह से कोई और चीज़ रह जाए तो उसकी भी शेप बन गई होती है। इसका क्या मतलब होता है कि ये रुकावटें थी हवा की स्पीड में। हवा इनसे टकराई, हवा की स्पीड कम हुई, जो उसने अपने में मवाद उठाया हुआ था उसने इन रुकावटों के इर्द गिर्द ढेर कर दिया, इसलिए उन ढेरों की शक्ल उन रुकावटों से मुशाबे हो गई। ठीक है। ऐसी तमाम सूरतों में क्या होता है कि हवा जितना भी उसने मटीरियल उठाया हुआ होता है उसको फिर ज़मीन पर ढेर लगा देती है, जिससे ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ नकूश बन जाते हैं जिनको हम डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इसमें हवा की इरोजनल और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स दी गई हैं। इनको हम कल पढ़ेंगे 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म्स को, और फिर हम पढ़ेंगे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को। आज के लिए इतने ही काफ़ी है। मैंने आपको इतना ही करवाना था कि हवा, आज हमने ये डिस्कस किया है कि हवा का जो इरोजनल वर्क होता है
वो किन इलाकों तक ज़्यादा होता है। इसका केमिकल प्रोसेस किन इलाकों में होता है। जो मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रोसेस हमेशा जो है वो नमी वाले इलाकों में ज़्यादा होगा और मैकेनिकल वर्क खुश्क इलाकों में जो है वो ज़्यादा होगा। केमिकल वर्क में केमिकली हवा जो है उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और बारिश का पानी या उस इलाके में मौजूद नमी दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, कार्बोनिक एसिड में बदल जाते हैं और ये तेज़ाबी हासियत वाली हवा जब चट्टानों से टकराती है तो उनको डिसइंटीग्रेट करती है। मैकेनिकल प्रोसेस में हवा में मौजूद मुख्तलिफ मवाद जो है वो तहरीबी औज़ार या टूल्स ऑफ द इरोजन का काम करते हैं और अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ते फोड़ते खुरचते और मुलायम करते हुए चले जाते हैं। ये 3 तरीक़ों से होता है, डिफ्लेशन, अब्रेजन और अट्रीशन। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वर्क ऑफ द विंड में हमने पढ़ा कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीक़ों से होती है, सस्पेंशन, सॉल्टेशन और सरफेस क्रीप। और इसी तरह से मैंने आपको डेपोजिशन वर्क में बताया कि हवा की या तो स्पीड कम हो तो वो अपने में सारी चीज़ों को जो उसने उठाई हुई होती हैं वो ढेर लगाती है ज़मीन पे, या उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, या फिर नमी या बारिश से मवाद के ज़रात भारी हो जाए तो वो फिर हवा उनको नहीं सह पाती और उनको ढेरों की सूरत में ज़मीन पर लगा देती हैं। इससे ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ नकूश बन जाते हैं जिनको हम जो है डेपोजिशन लैंडफॉर्म्स कहते हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको इरोजन लैंडफॉर्म्स और डेपोजिशन लैंडफॉर्म्स डिटेल से करवाऊंगी। इस लेक्चर को ध्यान से सुने। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। और बस आज का लेक्चर इतना ही। ओके स्टूडेंट, फिर अल्लाह हाफिज़।